हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो यार सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज सेकंड लेसन कर रहे हैं हम लोग टेंस का। कल हमने फर्स्ट लेसन कर दिया था। एक जो बेसिक मैंने बताना था वो मैंने कल कवर कर दिया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आज हम क्या क्या करेंगे पूरे लेसन में वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो जो कल हमने लेसन के एंड में वोकैब डिस्कस करी थी वो एक बार रिवाइज़ करेंगे आज की स्टार्टिंग में, ताकि वे अच्छे से याद हो जाए। और उसके बाद टेंस के आगे बढ़ेंगे सेकंड लेसन। और उसके बाद वोकैब जो आज की होगी वो लेसन के एंड में पढ़ेंगे हम लोग। तो वोकैब जो है वो आज मैंने थोड़ा सा वो रूट वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये रट्टाफिकेशन और ये रटना ना पड़े आपको। वोकैब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ अच्छे से और रूट वर्ड्स लेके आपको एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको समझा पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करनी है कि जैसे कल हमने जो चैप्टर पढ़ा वो एटलीस्ट मेरा 50 मिनट्स का कुछ लेसन हो गया था। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने लोग जैसे यूट्यूब पर काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैं मेरी जो यहाँ पे कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ, जो ये रूल्स रेगुलेशन है इनसे हट के आपको समझाऊँ, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो प्लीज़ अगर आप मैं वीडियो अगर 50 मिनट की अगर मैं डाल रहा हूँ तो प्लीज़ उसको पूरा देखें, उसको समझने की कोशिश करें। साथ बाय साइड अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहें और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। रीजंस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दें, कुछ डाउट आ रहे तो वो पूछें। तो ऐसा ही मेरा रहेगा। और अगर मैं एक वीडियो को मैं जल्दी भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा रहा हूँ। एक लेसन ही मैंने सिर्फ 50 मिनट का आपके लिए बनाया है। तो आगे के लेसन्स अभी टेंस चलेगा, कुछ 5-6 क्लासेस चलेंगी और ये बड़े बड़े होंगे, क्योंकि मैं हर लेसन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। आज देखते हैं क्लास की लेंथ कितनी होगी। मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा। आई नो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारे इतनी लंबी लेके देख पाएँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देता हूँ। तो प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ बने रहें और पूरी वीडियो एंड तक देखें और साइड बाय साइड अपने नोट्स भी बनाते रहें और सीरियसली अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ें और समझें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कल की एक बार फटाफट वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने कल वर्ड्स डिस्कस करे थे कुछ वोकैब के, वोकैबलरी के। सबसे पहले तो था वर्ड अबैश। अबैश का मतलब होता है तो एम्बेरस करना। एम्बेरस करना, किसी को एम्बेरस फील करना, वो होता है अबैश। वर्ब होती है ये। जैसे कि मोहन फेल्ट अबैश बाय हिज इनएबिलिटी टू रिमेंबर लाइंस, ये हो गया अबैश। फिर हो गया अबेट। अबेट का मतलब किसी की इंटेंसिटी कम होना या रिड्यूस करना, कुछ सबसाइड करना। कि जैसे कि मोहन की एगोनी अबेटेड आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद उसका पेन जो था वो अबेट हो गया। अबेट यानी कम हो गया। एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि अपनी पोजीशन से हटना, अपनी सीट छोड़ना जैसे बोलते हैं, या फिर अपनी सीट से उतरना, अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। किंग एब्डिकेटेड फ्रॉम द क्राउन फॉर हिज यंगर ब्रदर। फिर फोर्थ वर्ड पढ़ा हमने एबरेशन। एबरेशन यानी कि कुछ अटपटा, कुछ अलग लगना, डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जैसे मैंने अब कल बताया था कि कुछ अलग लगना। फॉर एग्जांपल, राम्स बैड बिहेवियर वाज एन एबरेशन। एबरेशन मतलब कि राम वैसे तो अच्छा बिहेवियर है, लेकिन उसका बैड बिहेवियर क्या था, एक एबरेशन था, कुछ अलग था, कुछ अटपटा था, तो वो ठीक नहीं लगा। तो इस ऐसे सिचुएशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नाउन, एबरेशन होता है वो। ठीक है, उसके बाद वर्ड आता था एबहोर। एबहोर, एबहोर मैंने बताया था, एक होता है नफरत करना, हेट करना, एक होता है नफरत से भी ज़्यादा बढ़ के कुछ करना, वो होता है एबहोर, हेट करना, बहुत ज़्यादा हेट करना। डिटेस्ट भी बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, आई एब्सोल्युटली अबोर वॉशिंग द डिशेज इन द क्वारंटीन। क्वारंटीन के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं, बहुत बुरा लगता है वॉशिंग डिशेज़ को वॉश करना। ये तो होगी कल की वोकैब जो हमने सिर्फ 5 वर्ड्स करे थे। आज थोड़े ज़्यादा वर्ड्स लेके आया हूँ मैं और आपको कुछ नए तरीके से समझाऊंगा जो लेसन के एंड में करेंगे। तो अभी लेसन स्टार्ट करते हैं, टेंस का सेकंड पार्ट। होप आपने पिछला लेसन अच्छे से समझा होगा और उसी से रिलेटेड देखना आज कैसे लिंक करेंगी सारी चीज़ें और आगे समझने की कोशिश करना। देखते हैं कैसा रहता है। तो चलो आज लेसन से स्टार्ट करते हैं, टेंस का चैप्टर 2। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई टीच इंग्लिश। एक सेकेंड, एक सेकंड में पहले सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमने कल पूरा पढ़ा था रिवाइज हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो
कल हमने सबसे पहले टेंस के बारे में जानता। टेंस होता क्या है? पॉइंट इन टाइम कोई भी वर्ब होती है, वो अगर कोई वर्ब किसी पॉइंट इन टाइम को कोई पॉइंट बता रही है, टाइम के बारे में बता रही है, तो वो टेंस हो जाता है। तो वर्ब्स को ही हम देख के पता लगाते हैं। अगर टाइम ऑलरेडी गिवन है उसमें सेंटेंस के अंदर, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है, वरना हम वर्ब्स को देख के पता लगाते हैं कि टेंस क्या है सेंटेंस का। तो वो थी डेफिनेशन उसकी कि इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ये होता है टेंस। उसके बाद हमने कल जाना था कि बेसिक बेसिक यूसेज क्या होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले टेंस देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टेंस, उसके बाद करेक्ट करते हैं टेंस को, ठीक है। फिर हमने उसके बाद टेबल देखी थी जो बेसिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टेट ऑफ वर्ब एक्शन, और जो पॉइंट ऑफ टाइम की थी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की सारी, इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनको मैंने अच्छे से समझाया भी था कि इंडेफिनेट क्या होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है। जो फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है इंडेफिनेट। कंटिन्यूस एक्शंस जो होते हैं वो गोइंग ऑन एक्शंस होते हैं कुछ टाइम टेम्पररीली, उनके लिए यूज़ होता है परफेक्ट। जो कंप्लीट और डन एक्शंस होते हैं उनके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस। जो एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उनके लिए यूज़ होता है, कुछ चल रहे हैं तो उनके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। टाइम देख के पता चल जाता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है, ठीक है। फिर हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन मेन तीन, उनके बारे में पढ़ा था, बी, डू, हैव। और फिर कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताई थी कि टाइम जो होता है वही डिसाइड करता है टेंस कौन सा आएगा एक सेंटेंस के अंदर। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल से भी हमने समझा था कि कैसे टेंस यूज़ करना है, कैसे ठीक करना है उसको। फिर एक बात मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने, परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ है। प्रेजेंट में तो एब्सोल्यूट होता है, फिर पास्ट और फ्यूचर में रिलेटिव कंप्लीशन का मैंने एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको बताया था कि वो व्हेन दे गॉट मैरिड इन 2012 दे हैड स्टडीड टुगेदर 5 years अगो, 5 साल पहले पढ़े थे, तो एगो गलत था उसमें, बिफोर क्यों आया, और पूरी एक्सप्लेनेशन दी पास्ट परफेक्ट के अंदर, और इन सब के अंदर पास्ट ऑफ पास्ट होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी लेसन 2 है, इसमें सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ये वाला, आई टीच इंग्लिश। इसमें क्या ही सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं सही है गलत है, टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसमें ये तो हो गया, आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब, और एक्शन इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो टीच हमारी इसमें वर्ब है, और मेरे को देखते ही पता चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनेट की यूज़ हो रही है, प्रेजेंट की वो हो रही है। तो इसमें मेरे को पता चल जाएगा कि आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ, और ये एक फैक्ट है, तो ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं देखता हूँ अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, आई टीच इंग्लिश एट द मोमेंट, अगर मैंने बस इसमें ये जोड़ दिया एट द मोमेंट, तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं ये डिफाई कर रहा हूँ कि अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आगे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट था, और इनडेफिनेट का कल मैंने आपको क्या बताया था कि इनडेफिनेट एक्शन फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन होते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन है और अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक्शन पढ़ाने का जो मेरा काम है ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर इस मोमेंट पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये इनडेफिनेट में आना चाहिए, कंटिन्यूस में आना चाहिए, कंटिन्यू, क्योंकि वो चल रहा है अभी काम, वो काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से गलती इसमें हो जाएगी कि ये इनडेफिनेट हट के, टीच हट के ये हो जाएगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज के इसमें कि एक्शन दो टाइप के भी होते हैं, कि जैसे एक तो होते हैं जो काम दो टाइप के होते हैं, जैसे एक तो कोई काम है वो ख़त्म हो चुका है, एक है जो चल रहा है। जो चल रहा है टाइम टेकिंग एक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने का जो मेरा काम है, जो प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग है, इसको टाइम लग रहा है, ये एकदम से ख़त्म नहीं हुआ। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो यू आर वॉचिंग टीवी, तो आपको टीवी देखने में टाइम लगता है, तो वो टाइम टेकिंग एक्शन है। एक्शंस ऐसे ही होते हैं, कुछ एक्शंस एकदम से एब्रप्ट होते हैं जो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, सडन होते हैं, और एक होता है टाइम टेकिंग एक्शंस जिनको टाइम लगता है करने में। तो ऐसे ही ये एट द मोमेंट, फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूस एक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आया है, क्योंकि टाइम मेरे को पता चल गया एट द मोमेंट प्रेजेंट का है और कंटिन्यूस में आना चाहिए, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आया है यहाँ पे। फिर आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, वेयर डू यू लिव, ये इसमें टेंस यूज हो रहा है, वेयर डू यू लिव, डू यानी कि प्रेजेंट है और प्रेजेंट इनडेफिनेट आ रहा है, तो ये सेंटेंस तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बोल दूँ नाउ अ डेज, नाउ अ डेज से मेरा क्या मतलब होगा यहाँ पे, मेरे को समझ में आ रहा है कि नाउ डेज आजकल, आजकल कहाँ रह रहे हो। तो अगर रहने का जो काम है मेरा, वो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी अभी भी चल ही रहा होगा, अभी भी मैं रह ही रहा हूँगा वहाँ पे। और रिलेट को कौन से टाइम से कर रहा है, प्रेजेंट से।
तो यानी कि पहले से लेके अभी तक कहाँ रह रहे हो, तो इस टेंस को लेके हमें कौन से उसमें यूज़ करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, एक तो ये वाला और ये। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी, वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज, वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज। आर क्यों आया, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कंटिन्यूस में, आर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो ये हो गया। ठीक है, अभी फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, जैसे कि नाउ हो गया, राइट नाउ हो गया, एट द मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, नाउ डेज हो गया, दीज डेज हो गया, एटसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउ और डेज भी हो गया, इन सब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस देखो, मैंने क्या बताया, सेंटेंस एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो भी सेंटेंस कभी भी आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो उसको दो तरीके से ठीक किया जाता है, दो तरीके से। सबसे पहले सेंटेंस को ग्रामेटिकली देखो कि उसमें ग्रामेटिकली एरर है नहीं, ग्रामर के लिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सेंस, उस सेंटेंस की सेंस बन रही है, वो सेंटेंस सेंसिबल है या नहीं। ग्रामर के बावजूद भी, ठीक होने के बावजूद भी कई बार सेंटेंस की सेंस नहीं बनती है, वो गलत होता है। तो सेंस बननी भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कल वाला एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे थे, गॉट मैरिड वाला, बिफोर वाला, कल की क्लास में मैंने देखा, मैंने आपको बताया भी था कि सेंस कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि टाइम के हिसाब से हम टेंस को ठीक करते हैं। जैसे ये टाइम है, इसके हिसाब से मैंने इस टेंस को ठीक किया है, ना कि टेंस के हिसाब से नाउ डेज को काट दिया। तो लेकिन उस सेंटेंस में क्या था, मैंने एगो की जगह बिफोर कर दिया था। क्यों, क्योंकि सेंस नहीं बन रही थी। अगर मैं टेंस ठीक करता वहाँ पे तो सेंटेंस की गलत हो जाती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझो। और जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को देख के समझ जाओगे आप कि टाइम डिनोटिंग एक्शंस है, लेकिन सेंस भी देखना उसके अंदर कि सेंस बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, और आगे सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है मोहन इज ऑलवेज शाउटिंग एट हिज सन्स। अभी ये देखो इसकी सेंस क्या बन रही है और ये क्या कहना चाह रहा है। अभी कुछ नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, बहुत धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। कि जैसे ये मोहन है, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑलवेज डिटरमाइनर हो गया, शाउट करना तो वर्ब होगी, आईएनजी यानी कंटिन्यूस फॉर्म में, एट हिज सन्स अपने बेटों के ऊपर चिल्लाता है। तो इसकी सेंस क्या बना कि मोहन इज ऑलवेज शाउटिंग एट हिज सन्स। क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है? सबसे पहले तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस सेंटेंस की इसको समझने के लिए दो एग्जांपल्स और देखते हैं, छोटे छोटे क्या कह रहे हैं। मोहन इज, ये क्यों सही है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इन दो से अब ये समझेंगे हम। मोहन इज ऑलवेज स्लीपिंग, मोहन हमेशा सोता रहता है, एक ये सेंटेंस है। और मोहन ऑलवेज स्लीप्स। तो जैसे जैसे मैं अगर सेंटेंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद सोचा करो, सोचने की वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और खुद से चेक किया करो पॉज करके कि ये सेंटेंस ठीक है नहीं है। अगर ठीक लग रहा है तो क्यों ठीक है, रीज़न जानो, और क्यों नहीं है तो वीडियो प्ले करके फिर रीज़न मेरे से जानो कि हाँ क्यों ठीक था। चेक करो उसको और समझो इस चीज़ को। अगर आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज़ रीजंस के उस पे जाओ और चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्यों ठीक हो रहे हैं, क्यों ये इसमें, इसका रीज़न क्यों है कि यहाँ पे शाउटिंग आ रहा है, और क्या इसका रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा है। अगर आप वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट देखना। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भी कि सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है, मोहन इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, ये ठीक है। लेकिन ये मोहन ऑलवेज स्लीप्स ये गलत है। ये क्यों गलत है ये समझाता हूँ मैं आपको। जो ये वाला मोहन, मोहन सबसे पहले कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, और स्लीप प्लस आईएनजी कंटिन्यूस में हो रहा है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो करता है, मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस। और अगर फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शंस होते हैं तो वो कह रहा है मोहन ऑलवेज स्लीप्स, मोहन क्या हमेशा सोता रहता है? अगर कोई सोता ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई 24 घंटे ही सो रहा है। तो ये सेंस इसकी गलत होगी। मैं जो सेंस की बात कर रहा था वो यहाँ पे आगे देखो, आगे मोहन ऑलवेज स्लीप्स, इसकी सेंस गलत हुई, कोई 24 घंटे नहीं सो सकता है, इसीलिए ये गलत हो गया है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में है। लेकिन अगर इसी को मैं कंटिन्यूस फॉर्म में बना दूं, कंटिन्यूस टेंस में बना दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दिया इसको मैंने, तो इसकी सेंस क्या होगी ये समझो। मोहन इज ऑलवेज स्लीपिंग, ये क्या होता है, कंटिन्यूस किस लिए यूज़ करते हैं हम, एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक्शन जो चल रहे होते हैं कंटिन्यूस में। तो
इसमें चल रहा है वो सो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ मोहन इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ कि डिसअप्रूविंग स्टेट है। डिसअप्रूविंग स्टेट का मतलब ये है कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि जब देखो सोता ही रहता है, मोहन जब देखो सोता ही रहता है। तो कभी भी जब भी हमें डिसअप्रूविंग सेंटेंसेस शो करने होते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूस टेंस। हमको जब भी डिसअप्रूविंग किसी सेंटेंस को शो करना होता है तो हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, ना कि इनडेफिनेट में। क्यों नहीं करते इनडेफिनेट में? क्योंकि इनडेफिनेट एक्शन सारे परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं जो चलते रहते हैं। कंटिन्यूस एक्शंस होते हैं जो कि एक्शंस गोइंग ऑन सम फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, कोई जो एक्शन चल रहे हैं, गोइंग ऑन एक्शंस, उनको कहते हैं कंटिन्यूस। तो इसीलिए मैंने इसको, ये जो सेंटेंस है ये सही है, लेकिन इसकी सेंस क्या है, इसको मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये डिसअप्रूविंग स्टेट है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना मैं कोई फैक्ट बता रहा हूँ, मैं किसी को कंप्लेंट कर रहा हूँ कि जब देखो मोहन सोता ही रहता है। तो जब भी ऐसे करने हो डिसअप्रूविंग, हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करते हैं डिसअप्रूविंग स्टेट के लिए। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये समझो इसको। आज हम यही पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूस टेंस हो गए या जितने भी टेंस हो गए, धीरे धीरे करके कि वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, क्या सेंस बनती है उन चीज़ों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अभी एक नई चीज़ और देखो, दूसरी चीज़ समझते हैं एक और। एक सेंटेंस है देखो, जैसे इट गेट कोल्डर डे बाई डे। इट गेट कोल्डर डे बाई डे। हाँ, तो सबसे पहले तो इसमें गेट नहीं आएगा, गेट्स आएगा। एक सेकंड में ठीक कर लेता हूँ। इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे, क्योंकि सिंगुलर है ना टी, ओ इट, तो उसके साथ प्लूरल वो आता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब इसलिए गेट्स आ गया। इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे, ये एक सेंटेंस है, आपको बताना है सही है गलत है और कैसे है। फिर नीचे वाला भी है, इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। ये दो सेंटेंस आपको बताने हैं ठीक है गलत है, पॉज करके बताना। मैं इतने आपको आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले इसके सेंस समझते हैं और सेंटेंस क्या बोल रहा है, टेंस कौन सा यूज़ होता है, हमेशा वही देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे। इट गेट्स कोल्डर डे बाई डे, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। डे बाई डे को जैसे समझते हैं, डे बाई डे क्या है। डे बाई डे है, ये एक रेट ऑफ चेंज बता रहा है मेरा। क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, कुछ सडन चेंजेस होते हैं। चेंज किसी चीज़ में आ रहा था उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, कि कैसे आ रहा है, धीरे आ रहा है, जल्दी आ रहा है, सडन हो रहा है, कैसा चेंज है। तो ये डे बाई डे से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में जो ठंड है, जो कोल्ड है, वो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये कैसा एक्शन हो गया, ये एक ग्रेजुअल चेंज हो गया। और इसमें हो गया इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, ये क्या हो गया, इसमें कंटिन्यूस है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, सेम सेंटेंस है, बस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसमें सेंस क्या बन रही है कि जब भी कोई चीज़ ग्रेजुअल बढ़ रही होती है, जैसे कोई भी चीज़ ग्रेजुअली कुछ बढ़ रही होती है, तो उसको भी हम कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाते हैं। इसीलिए जो ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट डिफरेंट यूज़ है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि इसमें ग्रेजुअल चेंज दिखा रहे हैं। डे बाई डे से मेरे को क्या समझ में आता है कि कोई चीज़ ग्रेजुअल चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैंने कंटिन्यूस में क्या बताया था कि वो एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको जब भी इन एक्शंस को दिखाना होता है तो हम कंटिन्यूस में ही दिखाते हैं। डिसअप्रूविंग स्टेट होगी या फिर ग्रेजुअल चेंजेस हो गए, इन सब को हम, जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आएगा वो टाइम टेकिंग एक्शन है, वो धीरे धीरे है, उसको टाइम लग रहा है चेंज होने में, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूस में लिख रहे हैं, क्योंकि उसको होने में टाइम लगेगा। और कंटिन्यूस में हम इसी वजह से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो जो जो भी ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं आर एक्सप्रेस इन कंटिन्यूस टेंस, इनको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस से क्या मैं आपको समझाता हूँ। ग्रेजुअल क्या होता है? ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, जो धीरे धीरे चेंज हो। और इन सब चेंजेस को हम किस में डिनोट करते हैं? कंटिन्यूस टेंस में। दूसरे टाइप का चेंज होता है वो होता है सडन। सडन मतलब कि एब्रप्ट, एकदम से जो हो जाता है, एकदम से जो होता है उसको बोलते हैं सडन। इन सब एक्शंस को हम, ये एक्शंस की टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है ग्रेजुअल जो स्लो एक्शन होगा, कुछ हो रहा है। एक होता है सडन एक्शन जो एब्रप्ट हो रहा है एकदम से, उनको हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। परफेक्ट में क्या होता है? कंप्लीट और डन एक्शंस होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट पे द बिल येट। दे डिड नॉट पे द बिल येट। तो इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले वही देखते हैं कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है। तो मेरे को समझ में आ रहा है, दे तो सब्जेक्ट हो गया, डिड मेरी
वर्ब होगी, डिड नॉट पे द बिल येट हो गया। इसमें डिड, अब मेरे को पता है डू डिड डन वो मेरी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो डिड मेरी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि यार ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यार ये सेंटेंस पास्ट में यूज़ हो रहा है। तो अगर ये पास्ट में यूज़ हो रहा है और मुझे यहाँ पे कोई टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है कि मुझे पता चले और कि सेंटेंस कौन से उसमें, हाँ ये येट दिया हुआ है। येट का मतलब समझो, येट का मतलब होता है टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक, अभी तक मतलब ये डेडलाइन होती है, यानी कि कोई एक्शन चल रहा था और एक पॉइंट आ गया, और टिल नाउ यानी कि प्रेजेंट तक उससे पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अभी टिल नाउ यानी अभी तक वो ख़त्म हो चुका है। टिल नाउ का मतलब है एट दिस मोमेंट। नाउ का क्या मतलब है, जैसे टिल और नाउ दोनों का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे जो टिल नाउ का मतलब है, नाउ का मतलब होता है एट दिस मोमेंट, अभी इसी मोमेंट पे, और इसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस में। और अगर नाउ की जगह दूसरा कोई मोमेंट हो, जैसे प्रेजेंट में अगर हम नाउ को शो कर रहे हैं, तो पास्ट और फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए होता है देन। THEN वाला है ये देन, THEN, एट दैट मोमेंट। इनको यूज़ करते हैं पास्ट और फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को येट दिया हुआ है, येट देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि येट का मतलब होता है टिल नाउ, यानी कि कोई डेडलाइन है अभी तक। अभी तक है तो मतलब प्रेजेंट से रिलेशन तो है इसका। और बिल की जो बात हो रही है वो पास्ट टेंस में हो रही है, यानी कि पास्ट में बिल दिया नहीं होगा और अभी से रिलेट करके बोल रहे हैं इसको, यानी कि पास्ट में कोई बिल दिया नहीं और अभी बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस को कौन से टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट में वो टेंस आते हैं जो पास्ट से रिलेट करके हम प्रेजेंट में बोलते हैं, ठीक है। तो और इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करेंगे ये करके, ये डिड करके, और ये पे जो है इसको करके। डिड की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे के साथ प्लूरल आएगा हैव, और पे जो है इसकी जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी पेड, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। तो ये सेंटेंस इससे ठीक हो जाएगा, दे हैव नॉट पेड द बिल येट, ये इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको टिल नाउ के बारे में बताया कि, और येट के बारे में बताया कि येट क्या होता है, येट होता है टिल नाउ के बारे में। और टिल नाउ क्या शो करता है, नाउ क्या जो शो करता है, डेडलाइन शो करता है। नाउ क्या शो करता है, कि डेडलाइन शो करता है। तो डेडलाइन जो हमारी होती है ना, कि जैसे हम बताते हैं कि डेडलाइन अभी तक है, इस पॉइंट तक है, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। तो डेडलाइन को भी दो तरीके से हम शो कर सकते हैं। अभी ये समझते हैं इसको, और तो थोड़ा मतलब थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, और अभी ये बहुत छोटी लग रही हैं और बहुत वैसे हैं, लेकिन पेपर में बहुत यूज़फुल होती हैं। और इनकी वजह से आंसर आप देखते ही टिक कर सकते हो, देखते ही कोई भी आंसर मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन दूँ, यही मेरा टास्क है। और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। कल की वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी, तो प्लीज़ एक बार मेरे को बताना कि यार एक तो आपको कैसी लग रही है वीडियो। और आज कोशिश कर रहा हूँ मैं कि थोड़ी छोटी रखूँ वीडियो को, शायद इतनी लंबी वीडियो लोग ना देखते हो, लेकिन मेरा पर्पज़ वही है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दो जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के अंदर मैं आपका पूरा कोर्स ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँ और आपको समझा भी दूँ। तो उसकी वजह से अगर मैं पूरा आपको समझाऊँ तो वीडियोज़ लंबी होंगी। तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या है बड़ी या छोटी वीडियो से। तो कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताओ। और आप का प्लीज़ बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बारे में बताओ, तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं कि डेडलाइन भी दो तरीके की होती है। एक तो मैंने टिल नाउ करके आपको बताया कि टिल नाउ जो होता है वो डेडलाइन बताता है। अब ये समझते हैं, जैसे कि ये होता है टिल, एक तो हो गया टिल जो कि डेडलाइन शो करता है, एक होता है बाई। बाई की जगह भी टिल की जगह भी बाई यूज़ होता है, बाई की जगह भी टिल यूज़ होता है। अब ये जो डिनोट करता है वो टाइम को डिनोट करता है, टाइम की डेडलाइन। एक जैसे टाइम दिया हुआ, आपको टाइम फ्रेम दी हुई है कि आपको 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ख़त्म करना है। तो आपकी डेडलाइन क्या है, 6 बजे जो है आपकी डेडलाइन है कि 6 बजे तक काम ख़त्म होना चाहिए, वो 6 बजे आपकी डेडलाइन है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टिल और बाय से।
तो टिल और बाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक होता है ये, एक तो ये चीज़ समझा दी मैंने आपको टिल और बाय के बारे में। ये टाइम की डेडलाइन को बताते हैं। एक जैसे कुछ टाइम दिया है, किसी ने आपको टाइम फ्रेम दे दिया कि भाई इस टाइम में आपको काम ख़त्म करना है, तो जो एंड टाइम होगा वो आपका डेडलाइन होता है। एक होता है स्पेस से रिलेटेड भी डेडलाइन होती है, उसको किससे हम डिनोट करते हैं, टू और अप टू से। तो टू और अप टू से भी डिनोट किया जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि ही वॉकड टू द शॉप, शॉप तक गया। अब जो यहाँ पे टू यूज़ हुआ है, ये मेरे को बताता है स्पेस के बारे में, कि वो जो उसके घर से लेके उसकी जो शॉप थी, तो शॉप जो है वो उसकी डेडलाइन है। तो जो जो स्पेस की जो डेडलाइन है वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टू। अब देखा यहाँ पे कैसे स्पेस का स्पेस के लिए टू यूज़ हुआ, इसके लिए टू यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर टाइम की बात करो, ही वॉक टिल 5 PM, 5 बजे तक वो चला। 5 बजे तक मतलब कि 5 बजे के बाद वो चलना बंद हो गया, 5 PM पर वो रुक गया। 5 बजे से पहले पहले वो चलता आ रहा था और 5 PM पर आकर वो रुक गया, ख़त्म हो गया उसका चलना। तो वो डेडलाइन शो करता है। तो ये होगी टाइम की डेडलाइन, एक होती है स्पेस की डेडलाइन। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये प्रेपोजिशंस, एडवर्ब, कंजक्शंस वगैरह होते हैं जो समझ में मतलब आपको आने चाहिए और पता होने चाहिए। इसके बारे में जैसे ये जो अलग अलग चैप्टर, एडवर्ब हो गया, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस होगी, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इनके अलग अलग पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर एक और देखते हैं, जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं, येट हो गए, सो फार, टिल नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, ऑफ लेटली, रिसेंटली, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, आगे भी बताऊँगा, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सेंस पे जाओ। और ये जो वर्ड्स हैं इनको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ टाइम की बात हो रही है, उसको समझ के सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, ये मैं बता रहा हूँ। और सेंस को समझो, हो सकता है कि भाई उसमें सेंस नहीं बन रही हो। इसका एग्जांपल मैंने आपको बार बार अभी दो बार तो इसी क्लास में बता दिया, कल आपको अच्छे से बताया था। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक सेकेंड, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एक और नया कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और चीज़ समझते हैं नई, ठीक है। जैसे कि दे आर सैड, ये सब टेंस का ही पार्ट है जो मैं आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस में कैसे कैसे होता है, कैसे समझना चाहिए, कैसे सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के आते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ये जब समझा रहा हूँ, आप नोट्स में अच्छे से बनाते रहना इनके साथ, इन सब के। सेंटेंस देखते हैं, दे आर सैड बिकॉज दे लॉस द मैच। अब ये सेंटेंस में क्या है कि आप चीज़ समझो कि ये तो हो गया हमारा इफेक्ट। कोई सैड, दे आर सैड, वो सैड है, ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। अगर कोई दुखी है तो उसके दुखी होने का रीज़न कुछ तो रहा होगा, तो जो भी रीज़न है उसको बोलेंगे कॉज ऑफ इफेक्ट, कॉज ऑफ इफेक्ट। उसका जो भी कॉज होगा वो हुआ होगा, वो दिया है या नहीं दिया हुआ, वो आगे दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ, दे आर सैड बिकॉज दे लॉस द मैच। वो सैड इसीलिए है क्योंकि वो मैच हार गए, इसी वजह से वो सैड है, वो दुखी है। तो इसमें समझने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो दोनों के टेंसेस देखो, दोनों अलग अलग, एक ही सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन दोनों के टेंसेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों में जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको और आगे से और अच्छे से बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी ये वाला सेंटेंस समझो कि इसमें देखो इस वाले में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। दे आर सैड, आर सैड ये मतलब कि अभी है। आर इज एम आर मैंने बताया था ना, वो तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ये मुझे इतना समझ में आ गया इससे। लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ कॉज ऑफ इफेक्ट में, इसके रीज़न में, दे लॉस द मैच बिकॉज दे लॉस द मैच, इसमें भी पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो क्या है, सही है। दुखी अभी है, मतलब कि दुखी प्रेजेंट में है, और दे लॉस द मैच ये पास्ट में है, यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ पास्ट से रिलेट करके। तो क्या टेंस इसमें पास्ट इंडेफिनेट आना चाहिए, इसमें तो पास्ट इंडेफिनेट है, दे लॉस द मैच। लेकिन प्रेजेंट की बात अगर मैं पास्ट से रिलेट करके बोल रहा हूँ, तो कौन सा टेंस बताया था मैंने आपको, पास्ट परफेक्ट बताया था। तो इसके अंदर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ही फील्स कॉन्फिडेंस एज ही हैज़ कम्प्लीटेड। हैज़ क्यों आया, क्योंकि कंप्लीटेड तो मेरा वर्ब था, ये तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, हैज़ लगा के मैंने क्या कर दिया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगी और कंप्लीटेड मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ही हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली, ठीक है।
ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो ये वाला, ही फील्स अनकंफर्टेबल व्हेन दे मेट हिम। ही फील्स अनकंफर्टेबल व्हेन दे मेट हिम। तो इसमें क्या है, ये चीज़ आपको समझो एक बार। तो वही कोई भी सेंटेंस को समझने के लिए मतलब इसमें देखना कि सेंटेंस, आपको ये देखना, पॉज करके देखा करो कि सेंटेंस ठीक है गलत है, सोचा करो, थोड़ा सा रीज़न जानने की कोशिश किया करो जब भी मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूँ। तो ये सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप पॉज करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेंस देखूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। ही फील्स अनकंफर्टेबल व्हेन दे मेट हिम। यहाँ पे मेरे को पता है कि ये फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि व्हेन दे मेट हिम, ये इसका कॉज ऑफ इफेक्ट हो गया। तो अनकंफर्टेबल किस लिए हो रहा है, ये तो हो गया इफेक्ट मेरा इतना, ही फील्स अनकंफर्टेबल। लेकिन अनकंफर्टेबल किसी रीज़न की वजह से तो कर रहा होगा, तो वो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ, व्हेन दे मेट हिम। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो समझो। इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है? फील्स प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। और इस वाले पोर्शन में कौन सा हो रहा है? व्हेन दे मेट हिम। मेट मेरी वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मीट के बाद मीट मेट मेट होता है, इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड होती तो हेल्पिंग वर्ब होती, ये इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं समझ गया यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो ये पास्ट टेंस में हो रहा है, ये प्रेजेंट में है। तो ठीक कौन सा होना चाहिए? क्या इसको ठीक करना चाहिए? नहीं, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये गलत तो मतलब क्वेश्चन तो गलत ही है ये, लेकिन इसको ठीक करने का दूसरा तरीका है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कि इसमें जब भी आपको कंजक्शन जो भी होते हैं, जैसे व्हेन हो गए, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, अंटिल, ये जब भी यूज़ होंगे और उसके आगे की पूरी फ्रेज होगा जो बताया जाएगा, व्हेन दे मेट हिम, ये डिनोट करते हैं टाइम को, टाइम के बारे में बताते हैं ये। तो जब भी व्हेन यूज़ हो रहा है, आफ्टर यूज़ हो रहा है, बिफोर यूज़ हो रहा है, एज सून एज हो रहा है, अंटिल यूज़ हो रहा है, और उसके बाद के बारे में जो सिचुएशन बता रही है वो पूरी टाइम डिनोटिंग वो होता है, फ्रेज होता है। तो ये टाइम फ्रेज हो गया, व्हेन दे मेट हिम। तो अगर ये टाइम फ्रेज है तो मैंने क्या बताया था, टाइम के हिसाब से हम टेंस को चेंज करते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से हम टाइम को चेंज करें। तो अगर ये जब भी अगर ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं सारे, और ये पूरा टाइम है, और ये मेरे को पता चल गया पास्ट की बात हो रही है, मतलब ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट के हिसाब से मैं इसको ठीक करूँगा। तो ये जो फील्स है, ये फील्स की जगह गलत हो जाएगा ये फील्स, और यहाँ पे आ जाएगा फेल्ट। ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल व्हेन दे मेट हिम। फेल्ट ही क्यों आया, पास्ट ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो एक्शन था अनकंफर्टेबल होने का, वो उसी टाइम का था, उसी टाइम होके ख़त्म हो गया, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है, ना कि कोई और सा, ठीक है। और ये इसको ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये टाइम बताता है, ये जितने भी कंजक्शंस है वगैरह है, ये हमारे को टाइम के बारे में बताते हैं। ये टाइम, पूरी टाइम फ्रेज हो जाएगी फिर ये, अगर एक बार ये यूज़ हो गए, और ये उसके बाद का जो फ्रेज होता है वो पूरे टाइम को बताएंगे, और टाइम को हम चेंज नहीं करते, टाइम के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को बताओ। और अभी फ़िलहाल हम वोकैब करेंगे। आज के लिए टेंस का इतना ही, छोटा मैंने थोड़ा रखा है चैप्टर, कि मेरे को एक बार कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि यार आपको चैप्टर अगर मैं थोड़े लंबे पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं ये लॉकडाउन में ख़त्म करने की पूरी इंग्लिश का जो कोर्स है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि अभी ये 14 दिन का 2 हफ्ते का और बढ़ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इसी टाइम में फटाफट जितना हो सके मैं ख़त्म करा दूँ, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके। तो अगर मैं अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा तो उसको टाइम लगेगा, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को। तो प्लीज़, लेकिन आप देखते रहो और नोट्स बनाते रहो साथ साथ, और जो मैं साथ में बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको साथ साथ नोट भी करते रहो, ठीक है। उसको ऐसे ही बस जो लिखा हुआ है इसको नोट मत करो, इसको तो करो ही, एग्जाम्पल्स भी लिखो, और साथ में जब मैं बोलता हूँ वो भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी वो कैप पे चलते हैं। तो गाइस चलो आज वो कैप पे बढ़ते हैं। आज की वो कैप मैंने क्या बोला था आपको, रूट वर्ड से समझाऊंगा। रूट वर्ड क्या होता है? जैसे कि एक वर्ड, जैसे जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं ना, सब रूट वर्ड्स पे बने होते हैं। मतलब कि जैसे एक वर्ड हो गया, जैसे कि ईगो, आज हम ये वाला वर्ड पढ़ेंगे, ईगो। अब इस एक वर्ड से अलग अलग वर्ड बन जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि ईगो का मतलब होता है आई, लैटिन वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है आई। आई मतलब कि मैं खुद, ईगो का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तो मतलब आई के बारे में डिनोट करता है, खुद के बारे में, वो होता है ईगो। तो इसी से अलग अलग वर्ड क्या होते हैं, इसके आगे सुफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सुफिक्स मतलब कोई वर्ड के आगे कुछ ऐड हो जाए छोटा सा, उसको बोलेंगे सुफिक्स, उससे वर्ड बन जाए। अगर किसी वर्ड के पहले कुछ ऐड हो रहा है और वो वर्ड बन रहा है तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। तो इनके पीछे, सबके पीछे सुफिक्स ऐड हो रहा है, देखो। तो ईगो से हम 4 नए वर्ड पढ़ेंगे, देखो। ईगो से पढ़ेंगे ईगोइस्ट,
ईगोइस्ट क्या होता है? जो हमेशा अपने बारे में सोचे, जो सेल्फिश आदमी होता है, हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट आदमी, ईगोइस्ट। ठीक है। उसके बाद ईगो से ही अगर ईगोइस्ट के आगे बीच में टी और लगा दें हम, ईगोइस्ट के ओ के बाद टी लगा दें तो बन जाएगा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट बन जाएगा, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? जैसे टी ऐड किया तो टी से मतलब जो टॉक करे, मतलब कि जो अपने बारे में ही बोलता रहे। देखो इसमें सबका आई आई यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये रूट वर्ड्स हैं, इनके बेसिस पर ही कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और मीनिंग देखो कैसे चेंज हो रहा है। ईगोइस्ट जो अपने बारे में सोचे, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में ही बोलता रहे, जो अपने बारे में बड़ाई करता रहे, जो बोलते हैं ना कि अपने बारे में ही बोलता रहेगा, मैं ऐसा मैं वैसा। और अपने ही बारे में जब देखो हमेशा अपनी ही बात लेके आता है कि मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया, मेरे साथ ऐसा फील हुआ। जो अपने बारे में बात करे उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जो अपने बारे में सोचे, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बोले, अपने आप को खुद को लेके। फिर एक होता है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक होता है, सेंट्रिक सेंटर से बना है, सेंटर यानी कि अपने आप को पूरे यूनिवर्स का सेंटर समझे, यानी कि उसके लिए वही है पूरे यूनिवर्स में। अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है तो वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे इंसान को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। अगर वो कहीं पे भी पहले अपने आप को रखेगा तो अपने आप को रखे, अपने बारे में ही सोचेगा, उसके लिए सब कुछ, उसके हर इर्द गिर्द कुछ मैटर नहीं करता, वही मैटर करता और कोई मैटर नहीं करता। ऐसे इंसान को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। ठीक है। फिर होता है ईगोमेनिया, ईगोमेनियक। ईगोमेनियक एडजेक्टिव है। जैसे ये इस मेनिया क्या होता है? मेनिया क्या होता है? मेनिया होता है पागलपन, किसी चीज़ का पागलपन, किसी चीज़ का ऑब्सेशन, किसी चीज़ की लत लगना और किसी के रह नहीं पाना उसके बगैर। मेनिया होता है पागलपन एक तरह का। तो ईगो मेनिया एक ऐसा आदमी होता है जो मतलब कि इतना पागल हो जाता है जो क्राइम भी कर सकता है। एक क्रिमिनल को भी ईगो मेनियक बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और ईगोमेनिक ऐसा आदमी होता है जो कि कुछ पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकता है और कोई क्राइम तक भी कर सकता है, वो होता है ईगोमेनियक। तो ये पागल क्रिमिनल टाइप्स के जो आदमी आदमी होते हैं उनको बोलते हैं ईगोमेनियक्स। मूवीज़ वगैरह में कितने दिखाते हैं ईगोमेनियक वगैरह होते हैं, किसी को मार देते हैं किसी अपने उसके लिए, तो वो ईगोमेनियक होते हैं। ठीक है। तो जैसे आज हमने ईगो पढ़ा, ईगो का मतलब होता है आई, आई से रिलेटेड। तो आई अगर अपने लिए तो किसी और के लिए भी कोई वर्ड होता होगा लैटिन, तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। जैसे ईगो का मतलब होता है आई, वैसे ऑल्टर का मतलब होता है अदर, जो दूसरे के बारे में हो। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इससे भी जैसे ऑल्टर, ये रूट वर्ड्स हैं। ईगो रूट वर्ड हो गया, ऑल्टर रूट वर्ड है, इनसे वर्ड्स काफ़ी सारे बनते हैं। आपने कई वर्ड्स तो आप जानते भी होंगे, जैसे ऑल्टर का मतलब होता है अदर, कोई और। तो ऑल्टर से एक वर्ड बना ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो कि बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों का भला चाहे, दूसरों का बेनिफिट देखे, दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में कुछ करे। जो कर रहा है जो आदमी बेनिफिट के बारे में सोचे वो ऑल्ट्रुइज्म होता है, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है। और जो आदमी करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट आदमी, ऑल्ट्रुइस्टिक आदमी जो किसी और के बारे में कुछ करेगा, कुछ भला करेगा, उन सबको बोलते हैं। ऑल्ट्रुइज्म हो गया मेरा नाउन, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है। फिर ऑल्टर से एक और वर्ड बना ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट तो हम सब ने सुना होगा कि भाई कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन बता या कुछ और बता। ऑल्टरनेट से मतलब कि स्किप वन एंड टेक अदर, एक छोड़ के दूसरा। ऑल्टरनेट, जैसे कि ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग, मैं बोलता हूँ अगर पढ़ाई करेंगे तो आज मंडे अगर, तो मैं बोलूँगा ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ाई करेंगे। तो यानी कि मंडे, फिर आगे ट्यूसडे को छोड़ करके टेक अदर यानी कि वेडनेसडे को पढ़ेंगे, ऐसे ऑल्टरनेट। तो ऑल्टर से बना ऑल्टरनेट। फिर ऑल्टर से बना एक और वर्ड ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है मेकिंग इनटू समथिंग अदर। अदर से ही देखो बना मेकिंग इनटू समथिंग अदर। अब जैसे बोलते हैं ना ऑल्ट्रेशन करवाने जा रहे हो किसी सूट की, कपड़े की, किसी की ऑल्ट्रेशन करानी है, तो ऑल्टरकेशन मतलब मेकिंग इनटू समथिंग अदर, कुछ और बनाना उसका। ठीक है। उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। एक होता है ऑल्टर ईगो। अब जो ऊपर हमने वर्ड पढ़ा ईगो, उसी के साथ जुड़कर, ऑल्टर के साथ जुड़कर एक वर्ड बनता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शीशे में देख के जो आपको परछाई दिखती है वो आपकी अल्टर ईगो, नहीं। कोई ऐसा इंसान जिसकी आदतें, जिसकी मतलब थॉट प्रोसेस, सब कुछ आप जैसा ही है, सब कुछ आप जैसा ही मिलता जुलता है, सारी आदतें आपके जैसा ही बोलता है, आपके जैसा ही करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है। आपका जो अदर सेल्फ होगा, आपका हू बहू जो बोलते हैं उसको, बिल्कुल कॉपी, कार्बन कॉपी, उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। उस आदमी को बोलेंगे ऑल्टर ईगो। ठीक है।
तो ये कुछ वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं, आज सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग वोकैब में। तो मेरे को बताना कि यार जो हमने कल जो वोकैब पढ़ी थी वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, जो आपको अच्छी लगी है। ये जो आज हमने रूट वर्ड से आज समझने की कोशिश करी, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो आपको कौन सी ज़्यादा समझ में आई ये मेरे को बताना। और ये देखो, जैसे एक वर्ड से हमने 4 वर्ड ये सीख लिए, और इस एक वर्ड से आज हमने 4 वर्ड यहाँ पे सीख लिए, तो 8-9 वर्ड तो ऐसे ही हमने सीख लिए। और कल हमने 5 वर्ड सीखे थे सिर्फ, और ये हमें समझ में भी रहेंगे, याद भी रहेंगे। तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा, लेकिन आप मेरे को बताना आपको कौन से अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और बाकी हम कल फिर से टेंस की मैं क्लास लूँगा, और कल आपको बताऊँगा। लेकिन मेरे को आज बताना, जो आज चैप्टर पढ़ा है इसको रिवाइज़ करना, और कोई डाउट है तो प्लीज़ डिस्कस करो, मेरे को कमेंट्स में बताओ। मेरे को लोगों ने बताया नहीं, और कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। पूरी वीडियो देखो, समझो, नोट्स बनाओ अच्छे से। और मेरा एम यही है कि मैं फटाफट लॉकडाउन तक पूरी कोर्स आपका कंप्लीट करा दूँ, पूरी इंग्लिश कवर करा दूँ। ये आपको इतना डिटेल में करा रहा हूँ, अगर आप वैसे करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन आप अभी फटाफट इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और समझाने में टाइम लगता है। अगर मुझे आपको कुछ भी रटवाना हो तो मैं आपके सामने कुछ भी रख दूंगा, और आप उसको 10 बार पढ़ो, आपको बोल दूंगा कि ये 10 बार पढ़ना, वो आपका काम है। नहीं, लेकिन मैं हार्ड वाला वे चुन रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी होंगी, और शायद आगे भी हों। तो आप देखते रहिए। बाकी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।